बच्चे बैठ सकते हैं। जो साथी सामने खड़े आपसे अनुरोध है कि वो हॉल को उसके रास्ते को खाली छोड़ के पीछे बिराज जाए। आज हम सब भारत रत्न दूरदर्शी नेतृत्व आधुनिक भारत के शिल्पकार श्री राजीव गांधी जी को हम सब श्रद्धांजलि देने के लिए ये एक चिंतन है और चिंतन उस भारत की ओर लौटने का जो विज्ञान, शांति और संवेदनाओं से जुड़ा हो। अनुप्रेरित होके हमें उनके विचार को आत्मसात करके आगे बढ़ना है। उसी राष्ट्रीय योगदान पे विचार रखने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे और पूर्व वाइस चांसलर नरेश दादीज जी। वो बता रहे इस राष्ट्र के निर्माण में उनके योगदान के विचारों से ताकि उनके सपनों के भारत का निर्माण में इस सभा में उपस्थित हमारे नरेश दादीज जी। उसके ऊपर चर्चा न करके मैं सिर्फ ये दो बातें बताना चाहूंगा, आपसे साझा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस भारत को आगे ले जाए और उन शक्तियों का मुकाबला करें जो राजीव जी के सपनों के भारत को समाप्त करने में करें। किसी प्रकार की बात करने का क्या अर्थ है? अगर हम जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं तो हमारी श्रद्धांजलि राजीव जी को पूरी तरह से दी जाए। टेलीविजन का देश में जाल बिछाया, मोबाइल में फैक्स इंटरनेट चलवाया, सबसे ज्यादा जोर कंप्यूटर पे दिलवाया, सबसे ज्यादा जोर कंप्यूटर पे दिलवाया, सबसे ज्यादा जोर कंप्यूटर पे दिलवाया। पहले भी गद्दारों ने उत्पात मचाया था, बोफोर्स सौदे पर संदेह जताया था, स्वर्गीय राजीव पे कलंक लगाया था, उन्हें दलाली का सौदेगार बताया था। असली तो पे नकली क्यों प्रतीत हुई थी, कारगिल में उन्हीं से ही जीत हुई थी। अरे सैनिक जहां जाते वहां निशाने लगते थे, केवल उन्हीं तोपों से घुसपैठी भरते थे, केवल उन्हीं तोपों से घुसपैठी भरते थे, केवल उन्हीं तोपों से घुसपैठी भरते थे। वही तो बेकार युद्ध लड़ी थी, दुश्मनों के आगे सीना तान खड़ी थी। बोफोर्स तोपों ने दुश्मन को भगाया और टाइगर हिल पे तिरंगा लहराया। अरे बोफोर्स तोपों ने जो काम किया था, सेना ने राजीव का वहां नाम लिया था। अरे सैनिकों ने जब जब वार किया था, अरे तब तब राजीव का जयकार किया था, तब तब राजीव का जयकार किया था, तब तब राजीव का जयकार किया था। विस्तार से अलग अलग ढंग से अपने कथन से उनको श्रद्धांजलि देने का जो हमारे सामने अभी सामने जो आया, उसके अतिरिक्त मैं लंबी थोड़ी बात नहीं है, एक निवेदन करना चाहता कि राजीव गांधी जी ने पूरे देश की राजनीति में व्यापक परिवर्तन किया और उस व्यापक परिवर्तन का ही दृश्य हमको जो देखने को मिलता है
उसमें अशोक जी गहलोत को मौका मिला, उसमें युवाओं को मौका मिला। पुरानी पीढ़ी परिवर्तन का जो संकल्प राजीव गांधी ने लिया, और आज मैं भी उन्हीं की भावनाओं के अंतर्गत मैं पहला उम्मीदवार बना। अगर युवाओं को प्रतिनिधित्व देने का राजीव गांधी संकल्प न लेते तो हमारा तो जन्म ही नहीं होता, पूरी राजनीति बेकार चली जाता। तो युवाओं के परिवर्तन करने का जो संकल्प राजीव गांधी ने लिया, वो सबसे कीमती चीज है कि राजस्थान की राजनीति को ही नहीं, पूरे देश की राजनीति को बदलकर अरे युवा पीढ़ी को उन्होंने आगे बढ़ाकर सत्ता के सिंहासन पर बैठने के साथ साथ संगठन की बागडोर देकर राजस्थान को एक नई दिशा दी है। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए मैं अर्पित करता हूँ। और राजीव गांधी जैसा व्यक्तित्व, राजीव गांधी जी जैसा प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी जैसा हमारे आदर्श, राजीव गांधी जी जैसा सीधा आदमी, सरल आदमी, हमें मौका मिला उनके साथ बैठ करके आधे घंटे तक भी चर्चा करने का जब दौरे पे आए। इतना सीधा, सरल, निर्मल हृदय आदमी, ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान में भी पीढ़ी परिवर्तन के दौर में राहुल गांधी जी उसी दिशा में चलकर एक नई दिशा देंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, राजीव गांधी जी के आदर्शों को आगे लेकर सत्ता के साथ साथ संगठन को मजबूती देंगे। मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत आभार आदरणीय अनिल मोहन जी। अब मैं विचार रखने की आमंत्रित करना चाहूंगा शिक्षाविद और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बी डी कल्ला साहब। वो प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय सीताराम जी झूली, सभी एमएलए साहिबान, कांग्रेस अग्रिम संगठन के सभी पदाधिकारीगण और सभी साथियों, भाइयों, बहनों और पत्रकार बंधु, सबसे पहले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। राजीव गांधी जी ऐसे नेता थे जिनका ये कहना चाहिए सरल स्वभाव मन कुटलाई, यथालाभ संतोष सदाई। उन्होंने सदैव आम आदमी को ऊंचा उठाने की बात कही और 21वीं शताब्दी के भारत को बनाने के लिए उन्होंने पुरजोर काम किया। संचार क्रांति के जनक, कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी ने 21वीं शताब्दी के भारत का निर्माण करने में जो बुनियाद रखी, उसी के कारण आज भारत 5 विकसित राष्ट्रों में से एक है। इसी प्रकार उन्होंने नई शिक्षा नीति तमाम देश के शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों, आम लोगों और तमाम अच्छे शिक्षार्थियों से बातचीत करके, विद्यार्थियों से बातचीत करके नई शिक्षा नीति बनाई। 10-2 प्रणाली उन्होंने लागू की, नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय लागू किए, संविधान का 74वां और 75वां संशोधन विधेयक लागू करके उन्होंने 5 साल में प्रतिवर्ष चुनाव कराने का एक आधार दिया। आज की सरकार उसको नहीं मान रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन उन्होंने 5 साल में इन संस्थाओं का, नगर पालिकाओं का, नगर निगमों का, पंचायतों का चुनाव आवश्यक रूप से कराने की उन्होंने संविधान में व्यवस्था की। इसके साथ साथ ओबीसी को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, SC/ST को आरक्षण, ये सब काम उन्होंने किए। इसके साथ साथ दल बदल बहुत चरम सीमा पर था, उस दल बदल को रोकने के लिए भी उन्होंने कानूनी प्रावधान किए। इसके अलावा उन्होंने दलन दुगनी, तिलन दुगनी, संचार क्रांति और इसके साथ लिटरेसी मिशन, ऐसे अनेक काम किए जिसके आधार पर उन्होंने प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे प्रदेश के बारे में भी उन्होंने राजीव लोंगेवाल समझौता किया। हमको हरारी व्यास समझौते के अंतर्गत 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना चाहिए था। एक तरीके से हमको बहुत कम मिल रहा था। 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी उन्होंने दखल दे करके समझौते में डलवाया और उसके कारण से हमारा हिस्सा
रावी ब्यास समझौते में ज्यादा मिलने लगा। उन्होंने हर कदम पर पूर्वोत्तर प्रांतों की जो भी समस्याएं थी उनको हल करने के लिए अलग अलग समझौते किए और इसके साथ साथ 18 वर्ष के नौजवानों को मतदान का अधिकार दिया। कुल मिलाकर उन्होंने हर क्षेत्र में काम करने का जो प्रयास किया उसके लिए पूरा देश उनके प्रति नतमस्तक है। और वैसे तो नेहरू परिवार के बारे में कहा जाता है अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर है ये नेहरू खानदान, समय में फिर देख रहे घर का घर परवाना है। इंदिरा जी ने अपनी कुर्बानी दी, राजीव जी ने अपनी कुर्बानी दी, गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी और देश के लिए समर्पित भावना से काम किया। एक उदाहरण जरूर मैं देना चाहूंगा। जोधपुर राजीव गांधी जी आने वाले थे जनसभा को संबोधित करने के लिए। रणथंभौर में मेरी ड्यूटी थी। रणथंभौर से मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने कहा कि आप आगे जोधपुर जाओ। रास्ते में भैंस का 2 बच्चे जो है कोई एक्सीडेंट कर गया तो हम लोग खड़े हो गए। इतने में 10-1 मिनट में इनका काफिला आ गया। रुक करके अशोक जी के कान में कुछ कहा। अशोक जी ने मेरे को कहा कि तुम इनको संभालो, जो भी उचित मुआवजा है उसको दे के आओ। जब वहां पर वो चले गए, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हमको 500 रुपए दे दो। हमने 1000 रुपए दे करके और उसको हम आगे बढ़ गए। रात को कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग करने के बाद मुझे कहीं देख लिया और मुझे इशारा करके बुलाया और कहा कि उसको मुआवजा कितना दिया। मैंने कहा 1000 रुपए दिए। तो तुमने उसको ठग लिया। ये उनकी संवेदनशीलता का एक परिचय है कि किस तरीके से वो आम आदमी के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, प्रकृति के प्रति, मानव मात्र के प्रति वो संवेदनशील है। मैं उन्हें अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम संगठित हों, युवाओं को संगठित करें और पार्टी के लिए तन मन धन समर्पित करके। कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पीडी गल्ला जी, प्रताप सिंह जी, उपस्थित सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी पीसीसी के पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष साहिबान, यहाँ उपस्थित सभी अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, उपस्थित सभी कांग्रेसजन, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आज हम याद कर रहे हैं देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी, जो युवा जरूर थे लेकिन उनका सपना इस देश को बहुत आगे ले जाने का, और उनके कार्यकाल में जो निर्णय लिए उस समय के निर्णय आज कारगर हो रहे। आज हम एआई की बात करते हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं। जब राजीव जी इन सब चीजों को लेके आए, जब शुरुआत की उन्होंने, तब यही बीजेपी वाले इन कंप्यूटरों को बैलगाड़ी में रख के लेके गए थे और ये कहा था कि वे कंप्यूटर आ गया देश के अंदर बेरोजगारी लेके आएगा। और वो सोच राजीव गांधी जी की इस प्रकार की थी, क्या दुनिया के अंदर, इंटरनेट के अंदर, संचार क्रांति के अंदर हमारे देश के युवाओं ने पूरी दुनिया के अंदर अपना झंडा गाड़ रखा है। ये सोच सिर्फ और सिर्फ किसी की थी, तो राजीव गांधी जी। आज टीकाराम जूली जैसा व्यक्ति, आम परिवार का व्यक्ति, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अगर राजनीति के अंदर आया तो ये सोच राजीव गांधी जी की थी कि संविधान के अंदर 73वां और 74वां संशोधन किया और पंचायती राज और नगर निकाय के अंदर ये तय किया इसमें आरक्षण होगा, एससी का आरक्षण होगा, एसटी का आरक्षण होगा, ओबीसी का आरक्षण होगा, महिलाओं का आरक्षण होगा और 5 साल के अंदर चुनाव होगा। अगर ये नहीं होता तो टीकाराम जूली जी भी, जूली जैसा व्यक्ति आप लोगों के बीच में नहीं होता। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं याद करता हूं राजीव गांधी जी को, जिन्होंने इस देश के लिए बोफोर्स तोप खरीदी। जब तोप की बात आई तो यही लोग, बीजेपी के लोग, जिन्होंने राजीव गांधी जी पे आरोप लगाए, उन्होंने लोक
आंसू आ गए, उन्हें कसम उठाई कि मेरा कोई एक पैसे का लेना देना नहीं है, और ये लोग उन पे आरोप लगाते रहे इनकी पुरानी फितरत है। लेकिन जब कारगिल का युद्ध हुआ, इनके कार्यकाल के अंदर, बीजेपी के कार्यकाल के अंदर पाकिस्तान हमारे अंदर आ गया, और उस समय उसको पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया वो वही बोफोर्स तोप थी कि हमारे देश की सेना ने राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगाए। ये राजीव गांधी जी का काम था। आज ये लोग किस प्रकार की बातें करते हैं? मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। मैंने कहा इसको खोल के देख लो, इस देश के अंदर लेके आने वाले राजीव गांधी जी हैं। आप तो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो। तो कथनी और करनी में अंतर। आज देश के अंदर क्या माहौल है, किस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। आसाम के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे। राजीव गांधी जी ने समझौता किया और कांग्रेस की सरकार से इस्तीफा दिलवाया और लोकतंत्र के अनुरूप चुनाव करवाया। हमारी सरकार भले ही चलेगी, लेकिन लोकतंत्र को राजीव गांधी जी ने जिंदा रखा। ऐसे राजीव गांधी जी। मैं कहना चाहूंगा एक कांग्रेस कार्यकर्ता के वर्कर, क्या जो सौगात हमें हमारे नेताओं ने दी है, ये पूरा इतिहास है इस देश का। इस देश के अंदर जो सुई नहीं बनती थी, वहां से लेकर आज मंगलयान तक हम पहुंच गए। कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस की नीति का, हमारे जो संविधान के अंदर जो हमने संशोधन किए, क्यों उनकी देन है कि आज हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। और आज जो लोग सत्ता के अंदर बैठ के जिस प्रकार से संविधान को कमजोर कर रहे हैं, एक तरफ वो व्यक्ति था जिसने संविधान को मजबूत करने के लिए संविधान के अंदर संशोधन किया। 18 साल तक के युवाओं को वोट का अधिकार किसने सोचा? राजीव जी ने सोचा कि हमारे युवा जो है इनको आगे आना चाहिए, इनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। आज युवाओं की भागीदारी होगी तो ये देश आगे बढ़ेगा, आगे तरक्की करेगा। आज ये लोग क्या कर रहे हैं? संविधान को मजबूत करने की बजाय संविधान को कमजोर कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे देश में किस प्रकार के उदाहरण सामने आ रहे हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ये बात रखी है। मैं भी ये कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र को, इस संविधान को कमजोर करना चाहती है, कांग्रेस पार्टी के एक वर्कर को आज ये तय करना पड़ेगा। आज राजीव जी के समक्ष इनके पुण्यतिथि के अवसर पर, उनके बलिदान के अवसर पर दिल के अंदर ये भावना पैदा करनी पड़ेगी कि इस देश को आजादी कांग्रेस ने दिलाई, इस देश को मजबूत संविधान कांग्रेस ने दिया, इस देश को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया। तो आज इस देश को कमजोर नहीं होने देंगे, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता को किसी भी प्रकार की कुर्बानी देनी पड़ जाए। ये निवेदन मैं के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से करना चाहूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी श्रद्धांजलि आप सबकी तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से राजीव जी को याद करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत आभार आदरणीय दिल्ली साहब। प्रतिपक्ष विक्रम जोशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पीडी कन्ना जी, प्रताप सिंह जी कांचनाबाद, और नरेश आदि जी जो हमारे इसके कन्वीनर हैं, दलित कुमार जी जो आपके महामंत्री संगठन के, बाकी सभी लोग बैठे हुए हैं, भाई और बहनों और नौजवान साथियों। सबसे पहले मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो कल्पना शुरू करी है, जो हमारे नेता हैं जिनका त्याग बलिदान देश और दुनिया में पहचान रखता है, उनकी पूरी चित्र कम से कम हम लोग बैठ करके इस बारे में चर्चा करें। उनकी जीवनी, उनका कर्तव्य, उनका जो व्यक्तित्व था, कर्तव्य था, उनकी चर्चा। राजीव गांधी के बारे में मेरे पूर्व वर्ग बहुत सारे पहले मैं कहना चाहूँगा आपको, अभी एक पत्रकार आए मेरे पास में, जिनका नाम है सत्यपाली, बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार है, आजकल पत्रकारिता जानता हूँ करते हैं। वो कहने लगे साहब कि आपकी कौम की विरासत खत्म हो रही है, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले पूरी तरह विरासत को करने समाप्त, और कांग्रेस वाले उसको बचाने में क्यों नहीं लगे रहता, क्यों नहीं लगे?
ऐसे प्रोग्राम जो 2000 ने किया उसका उदाहरण है कि हमें कोई कोई तरीके से कोई एनजीओ बनाए हम लोग जिलों में, प्रदेश में, सामाजिक संगठन हो, मौका लगे तब हम लोग संगोष्ठी करें, सेमिनार करें। लंबी लिस्ट है हमारी, महात्मा गांधी लगा करके, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, या उसके पहले जो लोकमान्य तिलक थे, गोपाल गणेश गोखले थे, कितने पूरी विरासत हमारे पास में है। विरासत अगर देश में है तो हमारे पास में है। इन्होंने अपनी उंगली नहीं कटाई है। आज जो सत्ता बैठे हुए हैं, एक उंगली नहीं कटाई है और ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आज आधुनिक भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में दमकम है, वो जवाब दे सकते कर रहा है। यह हम कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे संघ का झूठ बोलने के नहीं की तरह ये कुछ भी सह सकते हैं। अभी ट्रेनें यात्रा निकाल रहे हैं, आप नोट किया होगा, बीजेपी की ट्रेन यात्रा इन्वाइट करें सभी को, कांग्रेस को इन्वाइट करें और तो और सरकारी साधनों में दुरुपयोग करो। वो यात्रा जो है, वो यात्रा सरकारी यात्रा है, वो तमाम चार्जें मिल रही है सरकारी पैसे से। एनसीसी जो होती है कॉलेज के अंदर, एयरविंग होती है, नेवी होती है, उन सब बुला रहे बच्चों को, सॉफ्टवेयर बुला रहे, यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी को जवाब देने के लिए। तो आप सोच सकते हो तो लंबी बात हो जाएगी। राहुल जी की राजीव गांधी खाने में मंत्री रहा था। राहुल जी प्रधानमंत्री बनने से पहले महामंत्री थे। अभी कन्ना जी ने किसा सुना रहे थे, वो जो महामंत्री थे उसका क्या सुना रहे थे। वास्तव में वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके जमाने में जो काम हुआ वास्तव में, अगर हम लोग रिसर्च करवाए और रिसर्च करनी चाहिए। दादी जी जैसे हमारे ये अभी बोल रहे थे यहाँ पर बीच रहे हुए हैं, इनको चाहिए कि छात्रों को मोटिवेट करें, राजीव गांधी के बारे में रिसर्च करें, उनका 5 साल में कार्यकाल की उपलब्धि क्या थी। लोगों की आंखें खुल जाएगी, आंखें खुल जाएगी। तो कुछ सोच नहीं सकता 40 साल का नौजवान प्रधानमंत्री बन गया देश में, 40 साल का नौजवान। अब आप मेरे कितने लोग 40 साल में हाथ खड़े करो, बताइए आप। इस उम्र में प्रधानमंत्री बन गए हो तो आप सोच सकते हो कितनी उनकी युवाओं के लिए सोच थी। 18 साल का मतदान जब हुआ था वर्किंग कमेटी में डिस्कस, तो मैं बैठा हुआ था वहां पर, जो विरोध किया उसका, आप बहुत भारी गलती करते हो 18 साल के मतदान को अधिकार देके, क्योंकि छात्र जो है ये हमेशा सरकार के खिलाफ होते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहते हैं, उन्होंने परवाह नहीं करी और उसको मतदान करने का अधिकार दिया। एसटी के लिए, महिलाओं के लिए जो कानून पास किए हैं वो छिप गए हैं, बाहर आते नहीं। पंचायत एक्ट जो बाहर आते हैं, बात करते हैं पंचायत राज की, निकाय 73-74 की, कुछ बात तो फिर भी होती है, पर हम लोग के हर कानून पास किए गए। राज्य लोगेवाल संग्रहता हुआ पंजाब के अंदर, बहन जी की हत्या भी हो गई और बाद में आतंकवाद देशना हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई जो हमारी नेता थी। आप बताइए देश के अंदर महात्मा गांधी हत्या, इंदिरा जी की हत्या हो गई, बहन सिंह जी हो गई, राजीव गांधी जी हो गई, और इतने बेशरम लोग हैं ये सत्ता में बैठे हुए, ये इतिहास को याद ही नहीं करना चाहते। तो ये नई पीढ़ी को क्यों भ्रमित कर रहे देश के अंदर? अगर तुम नई पीढ़ी को गुमराह करोगे तो तुम्हारा खुद का इतिहास कभी बन नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। ये मैं कहता हूँ। इंदिरा गांधी 2 टुकड़े करके पाकिस्तान थे, आज तक ये सुना अपने बीजेपी के नेता के मुंह से, वो उसमें गलती ढूंढे गए। आप पढ़ते हैं सोशल मीडिया में देखते हो,
जितना सुन होगा उनकी कमी क्यों नहीं। तो कहने का मतलब ये है, राजीव गांधी जो है एक संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने, मैं आपको 2-3 किस्से बताऊं जो कर्नाई ने बताया था, मुझे याद है उनके साथ। मैं जम्मू में 82 के चुनाव के साथ, वो महामंत्री थे और मैं उप मंत्री था इंदिरा जी के साथ, और चुनाव चल रहा था। हम लोग जा रहे थे, हम लोग कार में बैठे बात कर रहे थे। एक हरिजन जो हरिजन, वो सुबह सुबह खिला लेके, बहुत बुरे आदमी थे, बहुत जोर लगा के चलाना चाहते थे, वो चल नहीं पा रहा, कहीं मुझे रह रहा था। तो मुझे कहा अशोक देखो, ये जो हरिजन बुजुर्ग आदमी है, उसको जोर लगाना पड़ रहा है और ये डुल रहा है। अगर इसमें जो चक्के हैं उसको लग जाए, ग्रिल लग रहा है, ग्रिल लग जाए तो कितना आराम से चल सकता है, इसको कष्ट नहीं होता। आप सोच सकते हो व्यक्ति का कितना मर्म था पहलों के, ऐसा व्यक्तित्व होता। अकाल सुखा बड़े राजस्थान में 3 दिन तक सोने का नहीं साथ थी, गर्मी का टाइम था। 3 दिन तक वो आदमी ने 8-9 जिलों में दौरा किया है। मैं और हृदय जोशी जी मुख्यमंत्री थे, हम एक कार में पीछे बैठे रहते थे और राजीव जी चलाते थे अपनी गाड़ी को, तो सोनेरी पास बैठे हुए थे। हर जगह रुकते बात करते, सुखाना करते मजदूरों से, क्या तकलीफ तो नहीं है, पानी है, चारा है गाय के लिए, कष्ट तो नहीं है, मजदूरी मिल रही है, जो अपन बात करते हैं वो बातों को पूछते हैं। तो उनके बारे में तो घंटा 2 घंटा बोले वो कम नहीं। मुझे उन्होंने 34 साल की उम्र में, यूथ एज होती है, उस एज में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना। आप वो 34 साल की उम्र में पंचायत प्रदेश, इसलिए वो कुछ 40 साल के थे, तो जानते थे युवाओं को हम आगे बढ़ाऊंगे। कितने देश में आगे बढ़े होंगे कोई सोच नहीं सकता। आज जो लीडरशिप दिखती है आपको देश के अंदर, मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि भाई इंदिरा गांधी जब संकट में थी और चुनाव हार गई थी, खुद भी चुनाव हार गई थी इंदिरा जी, उसके बाद में चुनाव असेंबली में हम भी हार गए, मैं भी खड़ा हुआ था असेंबली से, बट आधी चली इंदिरा जी की। तो उस पर जिन्होंने साथ दिया इंदिरा जी का, आज वो लोग जो है 40 साल के अंदर बैठे हुए हैं। हमारी भी सीमा होती है, तो नई पीढ़ी आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए। जो संभव है हम लोग कर रहे हैं और अंतिम साल तक करते जाएंगे। अब मेरे जैसा व्यक्ति अति संतुष्ट है। मुझे जो चांस मिला हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 लोगों को मिला हो। इन पर मुख्यमंत्री पाकिस्तान पूरे करना, और तीसरी बात आप मालूम आपको, सरकार बच गई, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। आप सबकी दुआएं साथ थी, आप सबकी दुआएं साथ थी और सरकार बच गई। जहाँ नंबर 1 नंबर 2 होती है इसके अंदर तय करना सरकार गिराने का, नंबर 1 नंबर 2 समझ गए आप लोग, जो वो तय करने सरकार गिराने का। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में 50 दिन में चलेगी सूचना पार्टी, सरकार गिर गई। आप सबकी दुआएं थी, हाईकमान का आशीर्वाद था, और 5 साल मैंने पूरे कर दिए, वरना सवाल ही पहले में होता है 5 साल 2-4 साल ही उसी के दिए। और जब जम के काम कर रहा आदमी, मंदिर तक बना दिए। मंदिर बनाना बहुत बड़ा काम है, ये मामूली नहीं है, बूथ बनाना बहुत बड़ा काम है। कहने का मतलब ये कि जो उस वक्त में हमने देखा 34 दिन तक वोटरों में हम जानते हैं पहले सगा में थी, और उसको
कैसे मतलब आपको एक्सप्लेन करूँ, कुछ कह नहीं सकता आपको। ये जो मैं आपको कह रहा था सब बात है। राजीव गांधी गए दीप्ति के अंदर श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए सलामी ले रहे थे। आपने तेरे को मालूम होगा, जो सलामी ले रहे थे, एक वहां के सैनिक ने बंदूक से हमला किया उनके ऊपर। बार बार बच गए वो, पीछे हो गए खुद ही। वो शिंदे ने देखा अपना एक सेकंड का फर्क नहीं रहा, आधा सेकंड फर्क था, उन्हें चले जाते। पूरा देश चिंतित हो गया। वापस आए तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर वेंकट रमन, वो खुद उनको लेने गए एयरपोर्ट के अंदर हौसला अफजाई करने के लिए। तो वो एक व्यक्तित्व अलग ढंग का था जिसका मैं क्या बकाया करूं। और जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा 21 जनवरी जाएंगे। उनका मकसद ये था, तो लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई 21 जनवरी जाओगे क्या होता, कब जाएंगे। आज 84, 85 चल रहा है, तो 5 साल के बाद में जाएंगे, 6 साल के बाद। ये समझते वो चाहते थे हिंदुस्तान 20वीं सेंचुरी में दुनिया के जो विकसित राष्ट्र है, हम उनकी तरफ देखते हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर सब में। तो 21वीं सेंचुरी ऐसी हो, हम लोग खुद भी हिंदुस्तान के लोग भी उनकी तरफ नहीं देखें, हम भी बराबर आ जाए उनके विकसित राष्ट्र। आज मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे गुरु बने गई। अरे अगर राजीव गांधी जैसे नेता नहीं होते, इंदिरा गांधी नहीं होती, ढाक नहीं जमती बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान 2 टुकड़े नहीं होते, पंडित नेहरू में आधार कोई खाता था, ये वो नहीं होता, आज आपकी बातें करने का आपकी हिम्मत भी नहीं। दुनिया भर में सम्मान होता है आज देश का। मैंने मोदी जी को भी कहा था, वहाँ पाठशाला के अंदर मीटिंग है, मोदी जी आप रहते हो दुनिया में तो आपका सम्मान होता है। आपको ये नहीं बोलना चाहिए, सम्मान इसलिए होता है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो महात्मा गांधी का देश है, क्या त्याग बलिदान हो गए हैं, ये लोकतंत्र बहुत बड़ा लोकतंत्र है। तो ये कुछ जो है असम के अंदर बोडो आंदोलन चला, आपको मालूम है, वहां राजीव गांधी ने समझौता किया, उस पर कांग्रेस सरकार चल रही थी, वहां पर उस सरकार को कुर्बान किया वहां शांति स्थापित करने के लिए। वो तो बहुत बड़ा बना, आज संगठन बन गया था, आपको मेरे को लागू मालूम होगा। राहुल राजीव गांधी ने अगर समाप्त हो एक रहे, अकड़ रहे, इंदिरा गांधी हो चाहे कोई नेता हो कांग्रेस का, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न जातियों का देश है, एक अखंड तो पूछा नहीं चलो वो समझौता हुआ वहां पर। उसके कारण हमारी कांग्रेस सरकार को वहां इस्तीफा देना पड़ा, खाली समझौते के कारण उसको कामयाब करने के लिए। और कामयाब हुआ, वहां सरकार बन गई। एक बार बनती है, 2 बार बनी होगी, अब वो खत्म हो गई बात, वहां पर कांग्रेस क्योंकि धर्म आ गई, देश बन गया। आंदोलन बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने कहा कि क्या क्या आपको मैं बताऊं, आप इतने समझ लीजिए। मेरी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए कि साइंस की बात की गई, 21वीं सेंचुरी की बात की गई। आज ये IT और मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये उनका सपना था। फायदा किसने उठाया? मोदी ने उठाया। पूरे देश में जाल बिछानी है लोगों का, और भ्रम फैला करके 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट को बदलाव करके सत्ता पा दे। और वो 2G स्पेक्ट्रम का गया, कोलगेट का गया, 1,70,000 करोड़ का घोटाला हो गया बोफोर्स के अंदर। क्योंकि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि कारगिल में सैनिकों ने जब चढ़ाई बोफर घर को राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए थे, और वो राजीव गांधी किस प्रकार से उनको बदनाम किया गया देश के अंदर, किस प्रकार बदनाम किया गया आपको मालूम हो गए। लोगों को रात दिन मीडिया उनके पीछे पड़ा रहा, बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। उसका क्या बात हुई, आदमी क्या हो उसका, आप सोच सकते हो। इस प्रकार के हालात इस देश में रहे हैं,
मतलब हम कर करके सरकार बनती। अंत में आपको एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी सोनिया जी का त्याग आपको मालूम है, कांग्रेस को बचा दिया उन्होंने, कांग्रेस बिखर गई थी। हमारे कांग्रेस नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, आपको याद होगा कितने लोग बीजेपी ज्वाइन कर ली। सोनिया गांधी ने स्वीकार किया कांग्रेस अध्यक्ष बनना 98 के अंदर। उसके बाद में कांग्रेस 20 साल में चलाई। अब राहुल गांधी जिस प्रकार से एक्टिव चले गए हैं, आजादी के बाद में राहुल गांधी ऐसा नेता होगा पहला जो पूरी तरह समर्पित हो गया गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। वो जो बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहा है पता ही नहीं कर रहा है पार्टी वाले साथ दे धीरे, ये बहुत बड़ी बात है। पार्टी में कई तरह लोग होते हैं, पार्टी में कई तरह लोग होते हैं, उन्हें तय करने में मैंने रास्ता में पकड़ लिया है। जाति के जनगणना की बात की, भाजपा के अंदर भी बात मोदी जी मुंह पे कहा ये जनगणना होके रहेगी, आप नहीं करोगे मैं करूंगा। तो जो क्या अब उनको करना पड़ा सरकार को। तो आज बताइए, आजादी की बात करूंगा। आजादी के बाद में राहुल गांधी वो नेता है जिसने ठान ली है कि कैसे मुझे सोशल सिक्योरिटी में काम करना है। मैंने थोड़ा बहुत प्रयास के अंदर आता हूँ, स्वास्थ्य में भी, पेंशन में भी, कई स्कीम लेके आए हम लोग भी, और लोग आज भी गाँव गाँव हमारी सरकार को याद तो आप कई जगह जाओगे हमारी गवर्नमेंट के कामों को अभी तक लोग याद कर रहे हैं। मैं आपको काम के बात कर सकता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि इस माहौल में चले। अब मैं जो आपको कहना चाहूँगा, कृपा करके आप, क्योंकि बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये आ गया आजकल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना होगा आपने। आप पहले को कितने लोगों ने एआई के बारे में जानकारी रखता आप लोग, आप तो रखती होगी, आप कितनी गई हो, आप कहाँ गई हुई हो, बैठी ना हो, गई हुई हो, गई हो, आप पहले हाथ खड़ा कर देता। एआई जो है ये आपका चमत्कार। हम मैथी की बात करते हैं, हम जादूगर हैं, हम लोग खाली टिक करते हैं, हम तो जादूगर हैं। टिक बता कर लोग कहते हैं लोगों ये जादू हो गया है, और लोगों को विश्वास में रहता है ये जादू ही है, टिक हो ही नहीं सकता। जादू का मतलब है कला का, इतनी शानदार ट्रिक होती है वो जो लगती लोगों को ये तो वास्तव में जादू है यार, हो ही नहीं सकता, ये जादू है। और ये बात हम समझ जा रहे हैं, मैं बहुत यूज करता हूँ, आप सब यूज करो। आप कहीं जाओ, जो पूछोगे बताएगा आपको। कोई किताब पढ़नी हो, कुछ भी करना हो, आज आप यहाँ आए, अगर आप राजीव गांधी के बारे में उसमें पूछते उसको, तमाम इश्यू बता देता हूँ। तो कृपा करके कांग्रेस इलेक्शन बचा नहीं है, इनके पास साधन बहुत हो गए हैं बीजेपी के पास, अरबों खरबों रुपये लुटा रहे हैं। कोई 28 गाँव की बनाई है हिंदुस्तान में, सारे इनके बीजेपी दफ्तर बन गए हैं, इनके जो संगठन दूसरे हैं और क्या क्या है उनके अंदर ऑफिस बन रहे हैं, और चुनाव में लड़े जाते हैं ये खौज कर पैसे के बल पर कांग्रेस चल गए, राहुल गांधी बोलते। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कृपा करके, ये देखो मैं माहौल दे के बात कर रहा हूँ, मैंने अपने जो कहा है ये जो बैठे लोग इतने सारे ये इसलिए आए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक्टिविटी कर रही राजस्थान के अंदर। अगर लीडरशिप काम नहीं करती है फिर कार्यकर्ता 60-70-80 आके बैठ जाते, हम गोष्ठी कर देते, पूरा भरा हुआ है, और वो क्या कहते हैं हाउसफुल है, हाउसफुल है, पीछे से लोग बैठे हुए हैं, हाउसफुल में बैठे हैं। तो कृपा करके आप लोग एआई का यूज करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको मजा आएगा, कोई चीज पूछनी हो उसको कैसी भी हो वो बताएगा, डिटेल में बताएगा।
यही बात करता हुआ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ विरासत को बचाना है। हम बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते। अभी मैं किसी मित्र के गया था, कोई पढ़ने का बहुत शौक, वो कहने लगा था कि मैं दिन में किताबें पढ़ता रहता हूँ। अब वो कह रहा है मैं AI का यूज करता हूँ। पहले किताबें साल भर पढ़ता था, अब मैं 2-3 दिन में सारांश AI में देख लेता हूँ, और बीच में मुझे कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं AI को क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें उसका जवाब निकालता है मेरे पास। तो मैं इस प्रकार से, और मेरा तरीका बदल गया पढ़ने का। मैं आपको एक बात इसलिए कह रहा हूँ, विरासत को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, वो बचाना जरूरी देश को कांग्रेस जरूरत है, और कांग्रेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस मजबूत खाली खड़गे साहब राहुल गांधी नहीं करता, सोनिया गांधी नहीं करता। जब तक सब मिलकर के कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी हैं वो एहसास करेंगे कि मैं जो पार्टी में हूँ, पद है या नहीं मेरे पास में। आजकल कई पद के लिए वो लोग आते हैं, इसका मतलब कांग्रेस का भविष्य बहुत बुलंद है। जो मिलने आते हैं तो मुझे मेरे पद दिला दीजिए, मैंने हो क्या पहली बार देख रहा हूँ, और मैं अध्यक्ष को भेज देता हूँ सारे पेपर। अब 20-30 बना करके बंडल इनको लिखता हूँ, मेरे को मिलने आए हैं और मुझे इन्होंने दिए, मैं आपको भेज रहा हूँ। इनको मैं इसलिए भेज रहा हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान इनको है भाई कौन कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा नहीं कर रहा है, ये फैसला ले सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी आपको निभानी है, विरासत को बचाना है, राजनीति एक काम करना है। धन्यवाद। जय हिंद। शिक्षा को लेकर जो अग्रणी कार्य किए थे, चाहे तकनीकी शिक्षा हो चाहे नई शिक्षा, काम करने का जिनको अनुभव है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब भी पधारे हैं। हमारे बीच में हमारे नेता प्रतिपक्ष जो राजस्थान की विधानसभा में दमदारी के साथ में राजस्थान के लोगों को के मुद्दे उठाते हैं, आदरणीय कल्ला साहब हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावाद साहब, रफीक साहब, अमीन साहब, तिवारी जी, विद्याधर चौधरी जी, गोपाल मीना जी, सारिका जी, अनिल शर्मा जी, हरिमोहन जी, प्रहलाद गुंजन जी, शिखा बेन जी, हमारे सबके नाम लूंगा, समय लगेगा। आज वास्तव में हमने पहली बार एक नया प्रयोग किया जिसकी वास्तव में आवश्यकता थी कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की इस पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर हमने निर्णय लिया कि जब भी हमारे नेताओं की पुण्यतिथि आएगी तो हम इसी प्रकार से संगोष्ठियों का आयोजन करके उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व, उन्होंने जो देश को दिया, समाज को दिया, प्रदेश को दिया, उनकी चर्चा हम लोग करें। और मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि प्रदेश के तमाम कांग्रेस के लोग उसमें बढ़ चढ़ करके भाग आज की तरह लेंगे, क्योंकि यही एक अवसर होता है जब हम उस नेता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि उस नेता ने अपने जीवन में कितने कष्ट झेले, कैसे समाज की सेवा की, कैसे देश और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने अपने विजन से योजनाएं बनाई, और किस प्रकार से देश में क्या तरक्की हुई, प्रदेश में क्या तरक्की हुई, ये सब चीजें देखने को मौका मिलेगा और सुनने का अवसर मिलता है। बहुत ठीक बात है कि राजीव गांधी जी के जो अल्प समय में कार्य किए गए उनकी इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर कोई एक एक काम को, उनके महत्वपूर्ण निर्णयों को, देश को समर्पित उनकी योजनाओं के अगर बखान किया जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी
कि युवाओं को, 18 साल के युवा को देश का भविष्य तय करने का, नेतृत्व तय करने का अवसर दिया। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। मोदी जी ने तो युवाओं का भारत करके 2014 में देश में सत्ता हथिया ली, लेकिन उसके बाद में 11 साल हो गए देश में, दिल्ली में सरकार बने, युवाओं के लिए खूंटी कोड़ी का काम नहीं हुआ। राजीव गांधी जी ने जो एक बात कही थी कि जो सेंटर से पैसा आता है उसका 15% पैसा ही गांव तक पहुंचता है, इसकी भी उन्होंने खिल्ली उड़ाई। लेकिन उन्होंने तय किया, दोनों चीजें तय की कि एक तो जो भी योजना बनेगी दिल्ली में बैठ करके एसी कमरों में नहीं बनेगी, गांव की चौपाल में ग्राम सभा और ग्राम के लोग बैठ करके अपनी योजना बनाएंगे कि हमारा कैसे विकास हो, और उसके ऊपर फिर डायरेक्ट उनको योजनाओं का पैसा पूरा का पूरा 100% पैसा उनको मिले। उनका कहने का आज से यह था कि जो ग्राम पंचायतों के लिए, कस्बों के लिए विकास का पैसा आता है वो स्टेट गवर्नमेंट हो या दूसरी गवर्नमेंट है, वहां दूसरे फंड में खर्च कर देते हैं, और जो वास्तव में वो पैसा वहां पर लगना चाहिए वो पैसा वहां पर नहीं लगता है। लेकिन उन्होंने निश्चित कर दिया कि डायरेक्ट वहां का पैसा ग्राम पंचायत के खाते में, दिल्ली के खाते से आएगा। और आज हम देख रहे हैं कि कई सालों से डायरेक्ट ग्राम पंचायत को पैसा आता है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती है, और राज्य सरकार उसमें से एक पैसा भी नहीं दे सकती। ये बात जरूर है कि राज्य को जो बजट देना पड़ता है वो अभी भी राज्य सरकार थोड़ा बहुत डिले कर सकती है, लेकिन केंद्र से जो पैसा आने वाला है वो तत्काल रूप से ग्राम पंचायतों में सीधा आता, उसका भी उन्होंने मखौल उठाया। आईटी की बात की, 2021 की सदी में ले जाने की बात की, तब ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग खिल्ली उड़ाते थे। आज आप बताओ कि मोदी जी 2047 में ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? फिर उनको तो ऐतराज होना चाहिए इस बात से कि आप आगे की बात क्यों कर रहे हो, वर्तमान में जियो। अगर वो आज राजीव गांधी जी उस वक्त 2021 के सदी की बात नहीं करते तो 2021 और अब जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। सबसे बड़ी जो बात है, उन्होंने पंचायती राज में 73वां और 74वां संशोधन संविधान में कर करके जो महिला आरक्षण और ओबीसी को, जिस ओबीसी की जनगणना के लिए, पूरे देश की जातिगत जनगणना के लिए राहुल जी बात कर रहे हैं, वो राजीव गांधी जी के समय से निकली हुई बात है कि देश में ओबीसी के लोग कितने हैं, उनके लिए क्या योजनाएं बन रही हैं, नहीं बन रही हैं, एससी एसटी कितना है, उनके लिए योजनाएं बन रही है कि नहीं बन रही है, बजट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, गरीब स्वर्णिम कास्ट के व्यक्ति कितने हैं, उनके लिए कोई योजनाएं जा रही है कि नहीं जा रही है। ये वहीं से सोच शुरुआत हुई थी, और आपने देखा होगा कि उसके बाद में 5 साल से पंचायती राज के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव कराने अनिवार्य हो गए। उसमें महिलाओं का आरक्षण और ओबीसी का आरक्षण हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय, 2011 का निर्णय भी है, 22 का निर्णय भी है, वो निर्णय ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि आप अगर नगर निकाय पंचायती राज में अगर आप ओबीसी का आरक्षण देना चाहते हो तो आपके पास में वो जनसंख्या वो होना चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए कि इनकी जनसंख्या कितनी है जिससे उनको उसके अनुपात में आरक्षण मिल सके। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई गोविंद डोटासरा का फैसला नहीं है। कुंडली मारे बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उस फाइल के ऊपर कुंडली मारे बैठे हैं और एक राग अल्पा रहे हैं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन। मैं पूछना चाहता हूं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन आपका कहां है, क्या पॉलिसी है, क्या कानून है, क्या चर्चा है, क्या आपने कोई कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला लिया है, क्या विधानसभा में अंदर कोई बात की है, क्या? कुछ नहीं है। ये कौन सा 1 स्टेट 1 इलेक्शन हुआ कि साहब
जिनका कार्यकाल 5 साल हो गया और जिनका 1 साल बाद में कार्यकाल होना है, वो 5 साल वाले को हम 6 साल तक चुनाव, 1 साल तक चुनाव नहीं कराएंगे, और जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो हम चुनाव करा देंगे। ये तो कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है। हमारे स्टेट में 5 राज्यों के चुनाव हैं, दिसंबर नवंबर में होते हैं, और लोकसभा के चुनाव होते हैं अब अप्रैल और मई में। तो फिर इन 5 स्टेट को 6 महीने के लिए आप राष्ट्रपति शासन लगा करके साथ ले जा सकते हो। इसमें कानून पहले से मौजूद है। आप नया क्या कर रहे हो मुझे ये बता दीजिए। भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। गहलोत साहब ने बहुत सही कहा कि एआई का प्रयोग करना चाहिए, और इस जो टेक्नोलॉजी है इसका सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करके मोदी सरकार ने, दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने सत्ता किया। और अब हमको एआई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे जानकारी चाहिए। हम जानकारी तो ले लेंगे गहलोत साहब, लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूं, इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी विकसित कर ली, उसका कोई तोड़ आपके पास हो तो आपके अनुभव से हमें बताना। ये तो पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाने लग गए, इसका क्या तोड़ निकलेगा ये बताओ। मतलब एआई से भी आगे चले गए। बताओ किसको पकड़ेंगे हम? तो इनको एआई की ट्रेनिंग देंगे, ये पर्चियों की ट्रेनिंग देंगे। अब पर्ची निकल गई, भाई साहब मस्त है, मार रहे ठग के इधर से उधर। मुझे कोई कह रहा था कि साहब ये 1.5 साल से भाषण ही भाषण फेंक रहे हैं, कुछ काम भी करेंगे क्या? मैंने कहा एक बात बताओ आप, जब अपन बचपन में बच्चे थे या कोई किसी भी व्यक्ति के लॉटरी का सिस्टम चलता है, और अगर किसी के पैसे की लॉटरी लग गई तो वो केवल लॉटरी खरीदेगा या काम करेगा? वो लॉटरी खरीदेगा कि मेरे तो इसी से तान बैठी है, तो वो कभी काम नहीं करेगा। इसलिए इस मुख्यमंत्री जी से काम की उम्मीद ही मत करो आप। ये मुख्यमंत्री तो देखेंगे कि ठीक है झगड़ रहे हैं, ऐसा ही भर्ती की परीक्षा है, उधर किरोड़ी जी कुछ ही कह रहे हैं, उधर एसओजी कुछ ही कह रही है, हाई कोर्ट डांटी पटका रहा है, मंत्रिमंडल की उपसमिति कुछ ही कह रही है, और भाई साहब मस्त होकर के हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं कि मजे लो, जो होगा सो राम रचिरागा। तो भाई साहब फिर आपको क्यों बनाया ये बताओ। मुझे कोई कह रहा था कि हमने कहा मुख्यमंत्री जी ऐसे काम नहीं चलेगा, आपके फीडबैक दिल्ली में ठीक नहीं जा रहा है। बोले यार मैं कौन सा मेरी क्वालिटी से बढ़ाऊं, मेरी तो पर्ची निकली है, जाए जब चले जाए, रहे तो रह जाएगा। मेरा कौन सा जनता को नाम देकर के उन्होंने कहा था कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिर मेरे को जनता ने वोट दिए हों। जनता को तो हमने यूं बरगला करके योजनाओं की, कांग्रेस सरकार की योजनाओं की बुराई करके, पेपर लीक की बात करके, ये करके, आरपीएससी की बात करके हमने तो हमारा नाका निकाल लिया। ये नाका नहीं निकाला, आप धोखा कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो इन युवाओं के साथ में। अगर ये निर्णय जो ये कह रहे हैं कि एसआई भर्ती का पेपर लीक हो गया, इसका निर्णय सरकार कर देती तो कोई भी निर्णय होता दोबारा हो करके, अगर ये दोबारा होती या दूसरी नई भर्ती होती और उसके बाद में नए थानेदार नहीं आ जाते क्या? ये 1.5 साल तो खींच लिया। मैं कहना चाहता हूं 5 साल तक एक भी एसआई की भर्ती दोबारा नहीं निकालेंगे, ये इनका मॉडल है। हर पेपर के बारे में सवाल उठाना। अरे भाई आपके पास एजेंसी है, आपके पास पुलिस है, आपने एसआईटी गठित कर दी, और उसके बाद में भी अगर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो जनता का दोष है क्या? ये बेरोजगारों का दोष थोड़ी है, ये तो आपकी नाकामी है, आपकी विफलता है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। मैंने कल परसों कहा था गहलोत साहब कि ये इको का इश्यू है, इनको नौजवानों से, बेरोजगारों से नौकरी देने के लिए उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, इनका कोई विजन ही नहीं है। इनको तो किरोड़ी जी तो कह रहे हैं कि अगर भर्ती निरस्त नहीं हुई तो मैं इनको चमत्कार दिखा दूंगा, जैसा आप कह रहे थे जादू दिखा दूंगा, तो जादू दिखाने की बातें कहते हैं। और अगर भर्ती निरस्त हो गई तो फिर आप बताओ, 2
दो में से एक पर्ची तो परमानेंट खराब होगी, मैं लिख के दे रहा हूं। दो पर्चियों में से एक पर्ची चाहे तो किरोड़ी जी की हो जाए चाहे बदनलाल जी की हो जाए, ये ऐसा ही भर्ती इनके गले के अंदर जीवित सर्प है, काला नाग है राठौड़ साहब। ये इनको लेकर के जाएगी, पूरा तख्ता ही पलट जाए, कोई दूसरी यही बीजेपी का दूसरा ही कोई कैबिनेट बन जाए। आप बताओ मंत्रियों का देखो आज हाथ देखो, वो जैसे किसी के समान मौत हो जाए उसमें हम जाकर के बहुत उदास और दुख प्रकट करते हैं, वैसे मंत्रिमंडलीय समिति में राजस्थान के भविष्य का निर्णय करने के लिए इतने उदास होकर बैठते हैं कि इनके कोई झूठ मार के बताया इनको। अरे भाई, हम दोबारा जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, नहीं करेंगे वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कौन सा जवाब हुआ? ये तो लॉ मिनिस्टर कह रहा है कि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी कमेटी की, और पड़ेगी तो बुला लेंगे। तो ये क्या बात हुई भाई? तो सवाल ये है कि ऐसे समय में जब इस तरीके से पर्चियों से सरकारें बनने लग गई तो हमारा दायित्व बन जाता है, हमारा फर्ज बन जाता है, हमारा धर्म बन जाता है कि हम लोग सब उस महान नेता को, उनके किए गए कार्यों को, उनके जो योजनाएं हैं उनको बात करके हम जनता के बीच में लेकर के जाएं। हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में निर्णय किया है कि महीने में हर तरीके से 3-4 कम से कम दिन इस तरह की संगोष्ठियां करेंगे। 24 तारीख को संविधान के बारे में संगोष्ठी हमारे वकील समुदाय के द्वारा की जाएगी। उसके बाद में दूसरे जितने भी सीए प्रकोष्ठ होगा, डॉक्टर होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, लेक्चरर होंगे, इस तरीके से हम सब लोगों के साथ में चर्चाएं करेंगे टाइम टेबल बना करके, जिससे लोगों को पता चल सके कि ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है। आज देश में जितना मोदी जी 11 साल में विदेशों में घूमे, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में आज तक के प्रधानमंत्री उतनी दफा विदेशों में नहीं थे। और जब हमें जरूरत पड़ी पाकिस्तान के साथ में, जब ऑपरेशन सिंदूर, तो पाकिस्तान जैसे देश के साथ में चाइना बोल गया, एक दूसरा और देश बोल गया, तुर्की बोल गया, लेकिन हमारे साथ में एक भी देश नहीं बोला। और जब हम बात पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि अमेरिका ने मध्यस्थता क्यों की, तो कहते हैं कि ये तो सेना पे सवाल उठा रहे हैं। सेना पे सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उप मुख्यमंत्री उठा रहे हैं। कांग्रेस का कोई, राहुल गांधी हो चाहे खड़गे साहब हो चाहे कांग्रेस का कोई व्यक्ति, सेना के पराक्रम पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन तुम्हारी नाकामी के बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारी बुद्धजिली के बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारी विदेश नीति फेल होगी उसके बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारी आर्थिक नीति फेल होगी उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। और आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये जब नोटबंदी की थी तो आतंकवाद समाप्त, भ्रष्टाचार समाप्त जैसी बातें आपने बताई थी इससे होने वाली, तो वो आतंकवाद कैसे दोबारा पनप रहा है, और उनमें से कितने आतंकवादी मिले, क्या हुआ, और ये ऑपरेशन सिंदूर का अब क्या होगा, ये बात पूछना कोई गुनाह है क्या? क्योंकि सेना तैयार है, लेकिन सरकार जब आदेश देती है तभी सेना काम कर सकती है, अपनी मर्जी से सेना काम नहीं। जब मोदी जी ने ये कह दिया कि सेना ने हमको खुली छूट दे दी है, तो फिर ट्रंप कौन होता है बीच में चौधराट करने वाला, पंचायती करने वाला और सील फाइल कराने वाला कौन होता है? बाबा साहब का अपमान तो आए दिन, संविधान का अपमान आए दिन। आज भी राजस्थान में संवैधानिक संकट पैदा कर रखा है। संविधान की कुर्सियों पे बैठने वाले, संवैधानिक कुर्सियों पर बैठने वाले। देवनानी जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास पेन नहीं है तो पेन दे दूं, दिमाग नहीं है तो आज का तो सलाहकार भी आपने रख लिया है, उससे पूछ लो। पहली बार रखा है सलाहकार। अब वो अलग बात है कि वो भारतीय भवन से आया है, कहां से आया वो तो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन आप कंवरलाल जी की सदस्यता समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं कि 3 साल की सजा होगी 27 मुकदमे जिसके खिलाफ है, और राहुल गांधी की 24 घंटे में आपने कैसे सदस्यता समाप्त कर दी और कैसे मकान खाली करा दिया? अरे अगर कल हमारे जूली साहब गए थे, इन्होंने बड़े शानदार तरीके से कानून की किताब बता करके उनसे पूछा,
तो वही गोलमाल जवाब देने के आदी हो गए आजकल। मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में इस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे, ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये बात आज चरितार्थ ये लोग बात कर रहे हैं। पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि भाई ये क्या है, ये रोजाना कांग्रेस आंदोलन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो कह रहे हैं अगर मैं कुछ कहूंगा तो वसुंधरा जी नाराज हो जाएंगी, अगर मैं कुछ इधर उधर बोलूंगा तो कभी बिरला जी नाराज हो जाएंगे, कभी गजेंद्र सिंह जी नाराज हो जाएंगे। आपका बिगाड़ क्या लेंगे? आपकी तो पर्ची निकली है, कौन सा इन्होंने हाथ उठा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया? आप बताओ, आपका क्या बिगाड़ लेंगे? आप तो खुले खेलो, जैसे मैं खेल रहा हूं ना वैसे खुले खेलो, देखा जाएगा जो होगा सो। समय आदमी को हमेशा नहीं मिलता है। गहलोत साहब ने ठीक कहा कि मंडल बन गए, ये बन गए। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मेरे में ताकत नहीं है, आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद और सहयोग दिया। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता ने मेरी बात को अध्यक्ष के रूप में मानते हुए तवज्जो दिया, इसलिए राजस्थान में, हिंदुस्तान में कांग्रेस का संगठन आगे चल रहा है। ये खड़गे साथ भी बहुत लगा के चलेंगे। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें देखने समझने की है। समय आ गया है, हमको रोजाना ये चर्चाएं करनी पड़ेगी, जिला स्तर पर संगोष्ठी करनी पड़ेगी, हमें ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, मंडल लेवल पे जाएंगे, और ऐसा 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 पूरे प्रदेश में हम लोग एक क्रांति लाने का काम करेंगे कि इनका आने वाले समय में पता नहीं चले कि कहां गए। इनको ढूंढे भी उम्मीदवार बीजेपी का नहीं मिले, ये स्थिति करने के लिए हम लोग तैयार हैं। 4 महीने बाद में नगर निकाय के चुनाव हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं राजीव जी को पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिलाना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि राजीव गांधी जी के लिए हमारी होगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता छोड़ दो ये तेरा मेरा ये ग्रुप, ये फलाना ग्रुप, ढीकड़ा ग्रुप, ये कांग्रेस रहेगी तो तभी तो ग्रुप रहेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र में विश्वास करती है, सबको साथ लेकर के चलती है। इनके तो पर्चियां निकलनी है, एक खत्म हो जाएगी तो दूसरी निकल जाएगी। हमारे यहाँ पर्चियां नहीं निकलती है, सबसे सलाह मशविरा की जाती है, फिर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है। जनता क्या चाहती है? मैं गहलोत साहब के एक वाक्य को हमेशा कोट करता हूं और आज भी करना चाहूंगा कि कांग्रेस की मुख्य जो गवर्नेंस देने की बात यह है कि उसका मुख्य तत्व, मुख्य बिंदु यह है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा करें तो अच्छी बात चलनी चाहिए, लेकिन अगर लोग उसको ठीक नहीं माने तो वो काम हमको नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बात भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के दिमाग में ही नहीं आती। आज बिजली, पानी, त्राहिमाम मची हुई है साहब, कोई पूछने वाला नहीं है। काटी पे चढ़ गए, 4 तिरंगा ले लिया, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, तिरंगा यात्रा निकाल रहे। कौन देख रहा है तुम्हारी तिरंगा यात्रा को? लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है। कल 4 घंटे सीकर के अंदर पूरा सीकर ब्लैकआउट हो गया। मैंने एमडी को फोन किया तो मैंने कहा इसकी भी पर्ची निकलेगी, कोई ठीक ठाक कर दोगे? बोले साहब ठीक कराता हूं। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ठीक हुआ। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। एक भी मंत्री, गहलोत साहब, एक भी मंत्री इनका जिलों में नहीं जा रहा है। और जिलों में जाके क्या करेंगे? समीक्षा तो यहाँ मुख्यमंत्री जी कर लेते हैं, पूरी की पूरी समीक्षा कर लेते हैं अधिकारियों के साथ पास बैठ करके। मैंने एक दिन एक अधिकारी को पूछा, नाम नहीं बताऊंगा, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी क्या समीक्षा करते हैं ये बताओ। कि हम बोलते हैं और बोलने के बाद में हम हमारी बात कहते हैं, फिर उनके पास एक पन्ना होता है जो परमानेंट पन्ना होता है, न रंग बदलता है, न स्याही बदलती, न अक्षर बदलता। सब काम करो, मौज से करो, मेरी तरह मौज करो। भाई साहब आपकी तरह मौज कैसे करे? न पानी मिल रहा, न पानी, बिजली मिल रही, न सड़क टूटी पड़ी है, न कोई योजना है, न कोई बात है। आप क्या मजा कर रहे हो कि मेरे भी तो मुरली वाला मदद करता है। तो मुरली वाला तो जो कर रहा है वो हमारी भी कर रहा है, तब तो हम जिंदा ही नहीं। आपके भरोसे तो पता ही नहीं क्या हो जाता। मुरली वाला तो करता है, हम सब भी करता है, लेकिन आपका भी धर्म बनता है, आपका भी दायित्व बनता है कि पिकअप के ऊपर चढ़ करके 4 आदमियों के साथ में सांगानेर में
यात्रा निकालने से इस प्रदेश का भला नहीं होगा। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आपको बड़ा काम करना पड़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री ने बिजली पानी की बात नहीं की और जून का महीना है, लोग कह रहे हैं प्यासे मर रहे हैं, और एक तो कल परसों ट्विटर पे देखा था कि पशु मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। आज जयपुर के क्या हालात हैं, दूसरी जगह के क्या हालात हैं, पानी के क्या हालात हैं, कोई बात करने वाला नहीं। इसलिए मैं इस मौके के ऊपर इतना ही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग आए। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छा, हमसे भी बहुत अच्छा बोलते, लेकिन समय की अपनी मर्यादाएं हैं। ये पहला प्रयोग था। अब जो अलग अलग होगा, अलग अलग लोगों को बुलाएंगे, बात करेंगे, सब पहले विषय बताएंगे, चर्चा करेंगे और जनता को कैसे राहत मिले इसके लिए संघर्ष करने का कांग्रेस पार्टी का समय है। और संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास कांग्रेस, गांधी परिवार, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से ज्यादा कोई नहीं। इससे बड़ा उदाहरण पूरे देश और दुनिया में नहीं है। महात्मा गांधी से लेकर के आप देख लीजिए, और उन्हीं को गाड़ी दे रहे हैं जो संविधान लिखने वाले बाबा साहब हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं लोकसभा में, और आज कह रहे हैं कि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये अपना समय फालतू में बर्बाद कर रहे हैं। हमको चाहिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाहिए, गांव में, ढाणी में, वार्ड में, मोहल्ले में जाए और जाकर के ये कहे कि बोल बाबा तेरे क्या तकलीफ है, बोल माई तेरे क्या तकलीफ है, हम तुम्हारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ में है। ये अगर अलग हमने जगा दिया तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। आप सब लोग आए हो, पुनः राजीव जी के चरणों में हम नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आप सब लोग को धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद। आप सब लोग बैठे रहेंगे, सब लोग बैठे रहेंगे। अनुशासन की बात और कह देता हूं, जब इस महान नेता के पुष्पांजलि करने आए हैं तो इस सामने वाले बरामदे में क्या रखा है भाई, है कोई? आप सब लोग बैठो, सीनियर लीडर निकल जाए, फिर एक एक करके 15-20 मिनट लगेंगे। महान हमारे नेता को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में आना, फिर बात भी करेंगे, मिलेंगे भी। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं होता है कि हम बैठे और आप जाकर के वहां सामने लाइन लगा लोगे। ये थोड़ा सा प्लीज अनुशासन की बात है। आप सब अच्छे कार्यकर्ता हैं, आप ही के कारण से गरिमा है कार्यक्रम की। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहूंगा कि सबको, जसवंत सबको बोलो चुप रहो, नहीं कोई मतलब नहीं। हाँ जी, आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राजीव गांधी जी ने जो महत्वपूर्ण फैसले इस देश को आगे ले जाने के लिए किए, देश की एकता और अखंडता के लिए जो बलिदान उनका हुआ, उस पर चर्चा हुई। और जो नौजवानों को 18 साल के उम्र में वोट का अधिकार दे करके लोकतंत्र को मजबूत करने का और लोकतंत्र में भागीदारी बनाने का जो काम किया, जो योजनाएं ऊपर से बन करके जाती थी वो ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत के लेवल पे बन करके जाएं, जिससे गांव के लोग क्या चाहते हैं उनका सही मायने में विकास हो सके, उनकी इच्छाओं के अनुरूप काम हो सके। और जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, जिससे पंचायती राज के अंदर ओबीसी का आरक्षण, 33% ये महिलाओं का आरक्षण, और उससे 5 साल में 100% वहाँ पर चुनाव की अनिवार्यता, ये जो कानून लिया। और आईटी का जो रिवोल्यूशन, जो मैं समझता हूँ कि आज मोबाइल जितना टेक्नोलॉजी आई है वो उन्हीं की सोच के कारण से यहाँ आई है। जिस एआई की हम बात कर रहे हैं, अगर राजीव गांधी जी उस वक्त टेक्नोलॉजी को और 21वीं सदी का भारत कैसा हो इसकी परिकल्पना और उसको कार्य योजना नहीं तैयार करते तो ये संभव नहीं होता और हम बहुत पीछे चले जाते। तो इन सब बातें हुई हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और एक बात की निराशा भी है कि केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी वो संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं
उनको जनता की परवाह नहीं है, जनता के मुद्दों की परवाह नहीं है, न रोजगार है, न जो आपकी महंगाई कम हो रही है, न बिजली है, न पानी है। कोई विजन नहीं है उनका, केवल और केवल डराओ धमकाओ और मनमर्जी से संविधान की व्याख्या करो और मनमर्जी से काम करो। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी एक विधायक अंता के विधायक माननीय कंवरलाल मीणा जी की सदस्यता 24 घंटे के अंदर खत्म होनी चाहिए थी, आज भी लिए बैठे हैं और फिर कहते हैं कि मैं संवैधानिक पोस्ट पे हूँ, मेरी इज्जत करो, मैं निष्पक्ष हूँ, मैं पारदर्शी हूँ, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। आप बताओ, एक बाप के विधायक जिसके ऊपर एक एसीबी ने एफआईआर की, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले सदाचार कमेटी के अंदर उसकी मीटिंग करा करके इसकी जल्दी से इसको सदस्यता इसकी समाप्त करो, उसमें लग गए। और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद और कानून होने के बावजूद, जिस कानून के तहत राहुल गांधी जी की 24 घंटे में सदस्यता समाप्त की लोकसभा से और मकान भी खाली करा लिया, वो कंवरलाल की 19-20 दिन बाद में भी सदस्य समाप्त नहीं कर रहे, कह रहे 2 दिन का समय दे दो। तो 2 दिन में कौन से क्या आप हासिल कर लोगे? ये संविधान का उल्लंघन है। मैं समझता हूं कि विधानसभा की परंपरा और नियमों की पालना की दुहाई देने वाले माननीय वासुदेव देवनाथ जी स्पीकर साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि सर्वसम्मति से उस संवैधानिक पोस्ट के ऊपर कांग्रेस और सभी दलों ने वहां पर बैठाया है। आपको आरएसएस और बीजेपी ने उस सीट के ऊपर नहीं बढ़ाया। नाम नामित कर दिया होगा बीजेपी और आरएसएस ने, लेकिन नाम नामित करने के बाद में भी हमने सबने सर्वसम्मति से उस संवैधानिक पोस्ट की गरिमा और मर्यादा रखने के लिए उन्होंने कहा है कि मैं पारदर्शी हूं। तो पारदर्शी कहना मात्र नहीं, उसका दिखना भी चाहिए। जो अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अनऑथेंटिक बात की चर्चा करा करके चाहे जो टिप्पणी करने में माहिरता हासिल है, वो संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला लेने में उनका हाथ किसने पकड़ रखा है, ये राजस्थान की और देश की जनता जानना चाहती है। हम लोग यहीं नहीं रुकेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आदरणीय जूली साहब ने फैसला किया है, ये बता देंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन ये मनमर्जी नहीं होने देंगे। कोई एहसान कर दिया क्या? जिसको 3 साल की सजा हुई है वो तिहाड़ जेल में होना चाहिए, वो अभी तक भी 20 दिन से बाहर घूम रहा है। तो ये किसका दोष है? ये कहाँ की न्याय की बात है? और फिर भी कानून अपना काम करे, लेकिन ये सदस्यता के मामले में फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं देवनानी जी? किसने हाथ पकड़ रखा है? वो कह रहे हैं कि एजी की रिपोर्ट नहीं आई। तुम्हारा ही एजी है, गोविंद डोटासरा ने, अशोक गहलोत ने, टीकाराम जूलिया, सचिन पायलट ने तो नियुक्त किया नहीं है। और एजी, ऐसे एजी को बनाए क्यों रखा आपने? जो आदमी आपको 15 दिन में एक कानून का, एक लाइन का कानून है, स्पष्ट कानून है, जिसका कोई बट परंतु लेकिन नहीं है, उसके ऊपर आप लिए बैठे और एजी अगर आपको रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो या तो आप में कमी है या आपकी साजिश है कि आप एजी का बहाना बना करके बहाना बना रहे हो, या फिर एजी को हटाओ, दूसरा एजी बदलो। कौन मना कर रहा है इनको? तो मैं समझता हूँ कि ये जो हालात है, गर्मी में लोग प्यासे मर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी सांगानेर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। किस बात की तिरंगा यात्रा? तुम्हारी चौधर तो ट्रंप कर गया, अमेरिका कर गया, किस बात की यात्रा निकाल रहे हो? किसके आंखों में धूल झोंक रहे हो? आज पानी की आवश्यकता है, एक मंत्री फील्ड में नहीं है इनका, एक मंत्री फील्ड में नहीं है, एक अधिकारी फील्ड में नहीं है। और मुझे पता लगा है कि राजस्थान की विधानसभा की कमेटियों में जब अधिकारियों को बुलाया जाता है तो वो कहते हैं हमें तो रोजाना मुख्यमंत्री घेर के बैठा लेता है और 6-6 घंटे बैठा करके फोटो खिंचवाता रहता है, हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री हमारा तबादला कर देगा। यानी वहाँ भी संवैधानिक संस्थाओं का, कमेटियों का मखौल उड़ाया जा रहा है। वहाँ भी लोग अधिकारी नहीं जा रहे हैं, फील्ड में भी नहीं जा रहे हैं। अब आज देखो, मोदी जी आ रहे हैं तो बीडीओ और ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी, पता नहीं सारा लवाजमा सरकारी पैसा और सरकारी जो कर्मचारी है वो वहाँ जा कर के मीटिंग करेंगे। क्या मीटिंग करेंगे साहब? बाहर अगर दम है और मोदी जी की लोकप्रियता थोड़ी बहुत बची है और मुख्यमंत्री भजन लाल जी अगर कर सकते हैं
तो 1 लाख की भीड़ वहाँ अपने दम पे अपने कार्यकर्ताओं के करके बताएं। सांगानेर में तो 150 पौने 200 आदमी नहीं हुए खुद के विधानसभा में, और आप कह रहे हो कि हम तो मोदी जी को गुणगान करेंगे। आपको पता ही मोदी जी की यात्रा का टीवी चैनलों में चलने के बाद में पड़ा मुख्यमंत्री जी, ये भी गंभीर विषय है हमारे सबके लिए। देखिए एसआई भर्ती, ये जब हमारी सरकार थी और चुनाव थे तो इन्होंने खूब पेपर लीक के आरोप लगाए, एसआई भर्ती के बारे में भी कहा, रीट के बारे में भी कहा। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार को, ये 1.5 साल से नोटंकी क्यों चल रही है एसआई भर्ती में? ये बेरोजगारों के हितों के लिए बात करने के लिए नहीं आए। बेरोजगारों को रोजगार देने की, नौकरियां देने की चिंता नहीं है। इनका जो अपना ईगो है और अपनी अपनी सुपारी लेकर के बैठे हैं। किरोड़ी लाल जी की जीत ना हो जाए इसलिए भर्ती निरस्त नहीं होगी। और ये कोई बात होती है कि आप बताइए कि कोई फैसला नहीं कर पा रहे, मंत्रिमंडलीय समिति कह रही है पता नहीं दोबारा भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे। अरे तो भाई कोई आपकी घर की दुकान है क्या? ये जनता का है, जनता से जुड़ा हुआ है, उस फैसले पे आपको अपनी बात कहनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ एसआई भर्ती का फैसला ये राजस्थान की सरकार अगर निरस्त का करेगी तो किरोड़ी जी की पर्ची पलटेगी, निरस्त का नहीं करेगी तो किरोड़ी जी की पर्ची पलटेगी, अगर निरस्त का करेगी तो भजनलाल जी की पर्ची पलटेगी। ये इतना ही इशू बचा है, बाकी बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना। 1.5 साल में फैसला करके दोबारा थानेदारों की भर्ती करवा देते, और थानेदार के पद खाली पड़े उनकी भर्ती करवा देते। आप 1.5 साल से लिए बैठे हो, कोई फैसला नहीं कर रहे हो, अपने अहम की संतुष्टि के लिए बेरोजगारों का आप शोषण कर रहे हो, उनके साथ में अत्याचार कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। जो भी फैसला देना है आप फैसला दीजिए, इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। लेकिन पर्ची से, दिल्ली से पर्ची नहीं आती है तो फैसला नहीं हो सकता। और अगर निरस्त कर दी तो किरोड़ी जीत गया, अगर निरस्त नहीं की तो किरोड़ी नाराज हो गया। तो किरोड़ी जी को तो भाई साहब जैसे भी मनाना, क्या करना आप जानो, आपका काम जाने, वो आपका मंत्री है, लेकिन इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद ना करे, ये मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूँ। ये जो इनकी फेलियर विदेश नीति हुई है उससे बौखला करके ये ओछे हथकंडे कर रहे हैं। इससे कांग्रेस के और राहुल गांधी के हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है कि इनकी विदेश नीति फेल है, और अमेरिका ने धमका करके सीज फायर करा दिया, सेना का मनोबल गिराने का भी काम किया है, और देश को एक तरीके से निराश करने का काम भी इन्होंने किया। कौन सी तिरंगा? हाँ, मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं ये कह रहा हूं अब किसको मजबूत कर रहे हैं वो, जब इनकी सरकार है और ये खुद कह रहे हैं कि हमने तीर मार लिया, और सेना के शौर्य पे किसी देश के वासी को कोई शक है नहीं, पूरा देश सेना के साथ में है, तो फिर ये राजनीति, छोटी राजनीति क्यों कर रहे हैं? तिरंगा की आड़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टटोलने का काम कर रहे हैं कि आप झूठे यहाँ भरो कि हम अमेरिका ने नहीं किया। आप बताइए मदन राठौड़ जी क्या बोल रहे हैं? ट्रंप ने नहीं किया, और ट्रंप कह रहा मैंने किया, तो इसका कोई जवाब है? आज हम याद कर रहे हैं राजीव गांधी जी को, जिन्होंने इस देश के अंदर संचार क्रांति, युवाओं को 18 साल के वोट का अधिकार, पंचायती राज और नगर पालिकाओं को मजबूत करने के लिए 73वां और 74वां संशोधन, नवोदय विद्यालयों की स्थापना, और एक 21वीं शताब्दी के अंदर भारत कैसा हो, ये सारे सपने जिस व्यक्ति ने देखे थे, आज हम उनको याद कर रहे हैं। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हमेशा आगे रहे, श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए गए और देश के लिए कुर्बान हो। आज मैं देख रहा था मोदी जी का भाषण कुछ समय पहले, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि 15 पैसा ही पहुंचता है गांव तक,
वो मैं 100% में डाल रहा हूँ डिजिटल के माध्यम से। तो मैं इन बीजेपी वालों को कहना चाहूँगा, ये जो जितनी झूठ बोल रहे हैं, ये सपना उसी समय राजीव गांधी जी ने देख लिया था और उसकी वजह से कंप्यूटर लेके आए, डिजिटल क्रांति की शुरुआत की। और सरदार मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के अंदर डीबीटी शुरू कर दी थी कि जो भी लाभार्थी है उनके खाते में पैसा सीधा जाएगा। ये जो मोदी जी आज कर रहे हैं ना, ये तो आज से 10 साल पहले हम कर चुके हैं। ये बात इनको बताना चाहूँगा। ये चुनी हुई सरकारों को जो गिराने का काम कर रहे हैं, वहीं राजीव गांधी जी ने आसाम के अंदर शांति रहे, देश एक रहे, मजबूत रहे, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार का इस्तीफा दिलवा के वहां जो अलगाववादी जो लोग थे उनसे समझौता किया और उनकी सरकार वहां पे बनाई, चुनाव कराए। ये अंतर है, ये फर्क है। आज मैं कहना चाहूँगा, एक तरफ हम लोग संविधान को कमजोर करने वालों को लगातार टारगेट कर रहे हैं, लगातार उनको चेता रहे हैं, और जो हमारी राजस्थान की विधानसभा है जिसका काम है संविधान को बनाना, विधानसभा के अंदर नियम कानूनों को बनाना, जनता के अंदर नजीर पेश करना कि हम राजस्थान की जनता के लिए कानून बना रहे हैं। और आज हो क्या रहा है, जो संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हैं वो उन्हीं नियम और कानूनों को तोड़ने में लगे हुए हैं। आज 21 दिन हो गए, 21 दिन होने के बावजूद अंता विधायक की आपने सदस्यता कंवरलाल मीणा की आज तक बर्खास्त नहीं की। क्यों नहीं की आपने? आप एजी से आपने फाइल भेजी है। सही कह रहे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। जब लोकसभा में राहुल गांधी पे फैसला होता है तब तो एजी को फाइल नहीं जाती। तो एक देश में दो कानून कैसे हैं? राहुल गांधी को 24 घंटे में सस्पेंड कर देते हो आप, उसकी सदस्यता समाप्त कर देते हो, और यहाँ 21 दिन में भी नहीं करते हो। एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं? और मुझे बड़ा अचंभा होता है कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग इस प्रकार की असंवैधानिक बातें करते हैं कि हमने एजी को फाइल भेजी है। एजी तो और 6 महीने नहीं भेजेगा। तो फिर यानी कोई निर्णय लेने वाला ही नहीं है। चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों ने तय कर रखा है कि राजस्थान के अंदर कानून नाम की चीज छोड़नी नहीं है। कमेटियों में मनोनयन हो, आपने एक कमेटी से दूसरी कमेटी में सभापति चेंज कर दिया। कमेटी का जो विधानसभा की प्रक्रिया नियम 180 के तहत आपको अधिकार है, आप मेंबर बना सकते हो। 181 में आपको अधिकार है कि आप उन मेंबरों में से सभापति चुन सकते हो। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा नियम है जिसके तहत आप सभापति को चेंज कर सकते हो? ये कोई पटवारी या कोई अध्यापक या तहसीलदार, एसडीएम का ट्रांसफर है क्या? आप इधर से उधर कर दोगे। मजाक बना दिया, मजाक बना दिया। विधानसभा का जो एक इतिहास है राजस्थान का, जिसके जितने भी लोग आए उन्होंने इसको मजबूत करने का काम किया, इसको सींचा है, इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। और आज जिस प्रकार के नजीर वहां पे पेश की जा रही है, उनको कोई कुछ कह दे तो ऑफ द रिकॉर्ड तब तो कहे कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों के लिए क्या क्या बातें की जा रही है। और अब संविधान पे बैठ के 21 दिन तक विधायक की सदस्यता निरस्त नहीं कर रहे, कितने लोग बाहर क्या क्या कह रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई करोगे? मैं कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी जनता ने दी है उसको ईमानदारी से निभाना चाहिए। उसके अंदर बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर पाप नहीं होना चाहिए, उसके अंदर छल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कपट नहीं होना चाहिए। एक मानवता होनी चाहिए, एक नज़र पेश करनी चाहिए। आज हम घूम रहे हैं, कभी राज्यपाल के जा रहे हैं, कभी विधानसभा अध्यक्ष के जा रहे हैं, 4-4 बार हम गए हैं। क्यों भाई? और मैं मीडिया को भी कहना चाहूंगा, ये मुद्दा हमारा नहीं है, ये मुद्दा इस देश का, इस राजस्थान का है। मीडिया को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। मीडिया छापती है, टीकाराम जूली ने कहा कि विधायक की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। तो क्या टीकाराम जूली चाहता है जब भी समाप्त होनी चाहिए, या इस देश का संविधान कहता है जब समाप्त होनी चाहिए? आप हिंदू मुस्लिम का कोई मामला हो तो डिबेट हो जाती है अब तक।
और मैं जब अब आप लोग डिबेट करते हो तो बीजेपी इतनी घबरा गई है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने जाना बंद कर दिया है। कंवरलाल मीणा पे अगर कोई चैनल डिबेट भी कराना चाहता है तो इनके प्रवक्ता जो है उन्होंने जाना बंद कर दिया। तो ऐसी क्या घबराहट है भाई, क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ वहां बताओ ना कि देश के अंदर कौन से नियम और कौन से कानून के तहत आपने 21 दिन तक कंवरलाल मीणा को राजस्थान की विधानसभा का मेंबर बना के रखा है। इस राजस्थान की जनता आपसे पूछ रही है और आने वाले समय में इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा कि संवैधानिक पदों पर रह के आप इस प्रकार के असंवैधानिक काम कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज इन्होंने निर्णय नहीं लिया तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और टीकाराम जूली इसकी रिट पिटीशन फाइल करेगा। मैं लड़ाई लड़ूंगा इसके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसको कंटेम्प्ट के अंदर इनको हम लेके जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का नियम भी ये नहीं मान रहे, तो जवाब फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाके देंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। सही है हाँ, तो 2 दिन को दे दियो, एक कोई नहीं।